वेलकम टू फिजिक्सिफाइड एंड लेट्स स्टार्ट द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर टुडे। आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट्स की दुनिया में चलते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑफिशियली मैकेनिक्स। बड़े अच्छे नाम लगते हैं यार सुन करके। फिजिक्स की जो ब्रांच आज हम शुरू करने वाले हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की धड़कन है ये, तुम्हारे 12th 11th की भी धड़कन है ये। मैकेनिक्स मतलब मेजर पोर्शन जो हम पढ़ते हैं 11th में फिजिक्स का, दैट इज मैकेनिक्स। तो है क्या ये मैकेनिक्स? तो मैकेनिक्स, द वर्ड मैकेनिक्स इज फॉर्म फ्रॉम मशीन्स, and all the machines, if we go to the primitive era, the oldest machine is wheel, you must be knowing. And what does the wheel perform? It performs motion. So mechanics is the branch of physics that deals with motion. जिसमें हम मोशन की बात करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में जो हमने सबसे पहले चुना है, जो सबसे पहली यूनिट है हमारी, वो है काइनेमैटिक्स। क्या नाम है? बड़े सुंदर नाम लगते हैं यार, बड़े अपीलिंग लगते हैं मुझे ये नाम। तो काइनेमैटिक्स की शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि आज से तुम्हारी असली फिजिक्स शुरू हो गई है, असली फिजिक्स तो शुरू हो गई है। मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। तो काइनेमैटिक्स क्या है? व्हाट इज काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स जो है मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, और ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें we deal with the study of motion, without knowing its cause. अगर हम बिना कॉज को जाने, कॉज में हमारा कोई इंटरेस्ट ना हो, कॉज में कोई इंटरेस्ट नहीं, मोशन क्यों हो रहा है, कौन करा रहा है, नो इंटरेस्ट, देन दैट ब्रांच of mechanics is known as kinematics। क्या कहते हैं उसको? हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। जिसमें हमें मोशन के कॉज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो हम पढ़ेंगे डायनामिक्स में। अगली यूनिट है हमारी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तब न्यूटन बाबा का इंट्रोडक्शन होगा। विदाउट हिम ही इज द जीनियस, मास्टर माइंड ही इज। उनके लॉज से हम लोग डिस्कवर करेंगे, खैर तब की बातें तब होंगी। तो काइनेमैटिक्स मोशन मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बिना कॉज को जाने पढ़ते हैं। मतलब मोशन हो रहा है, तेज हो रहा है, धीमे हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तेज जा रही है बॉडी, इस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन में जा रही है, कैसा मोशन हो रहा है, ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन काइनेमैटिक्स। एक और एंगल है काइनेमैटिक्स को देखने का। काइनेमैटिक्स इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, काइने का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स से बना है, मोशन। एंड मैटिक्स, मैटिक्स कहां से आया? मैटिक्स आया मैथमेटिक्स से। तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो मोशन की मैथमेटिकल एनालिसिस हम जिसमें पढ़ेंगे उसे कहेंगे काइनेमेटिक्स। इज दैट क्लियर? आई होप द वर्ड इज इटसेल्फ क्लियर टू यू नाउ। अब भैया बात यार मोशन की क्यों कर रहे हैं हम, रेस्ट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं बार बार? मोशन का एहसास तो तभी है ना जब रेस्ट का एहसास है। तो भैया देख लो, एक बात समझ लो, बहुत पुरानी बात है कि ऑल द बॉडीज आर इन मोशन। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो रेस्ट में, कुछ भी नहीं है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। तुम्हें लग रहा है मैं खड़ा हूं, ये मार्कर मेरे हाथ में रेस्ट में है? तो लेट मी करेक्ट यू, मैं कहां हूं भैया? मैं कहां हूं? अर्थ पे हूं। अर्थ क्या कर रही है? घूम रही है सन के चारों ओर। मैं भी घूम रहा हूं, ऐसे भी घूम रहा हूं, ऐसे भी घूम रहा हूं। तो आई एम नॉट स्टैटिक, मैं स्टैटिक नहीं हूं, मोशन कर रहा हूं। 36 बार 36 टाइम्स सूर्य परिक्रमा कर ली है मैंने, सन के चारों रिवॉल्व कर लिया है, तुमने भी कर लिया होगा। अगर तुम 17 साल के हो तो 17 बार सूर्य परिक्रमा कर चुके हो। 17 टाइम्स यू हैव रिवॉल्व्ड अराउंड द सन। तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी। अभी तो मेरा लेक्चर देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन तुम अर्थ के चारों ओर, सन के चारों ओर सॉरी, रिवॉल्व कर रहे हो। यू आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। वी कैन नॉट अफोर्ड स्टॉप इट। वी कैन नॉट अफोर्ड, हम रोक ही नहीं सकते उसको, हम नहीं रोक सकते। सन के चारों रिवॉल्व करना हम नहीं बंद कर सकते।
तो ऑल ऑफ अस आर इन अ परफेक्ट स्टेट ऑफ मोशन, लेकिन जब हम सब मोशन में होते हैं, जब हम सब मोशन में होते हैं, तो हम जिस फ्रेम में होते हैं, फ्रेम की बात अभी करेंगे डिटेल में, हमें अपनी दुनिया रेस्ट में लगती है। हम जिस दुनिया में होते हैं हमें अपनी दुनिया रेस्ट में लगती है। कैसे? हम मूविंग कार में हैं, कार 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन कार के अंदर जितनी चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द हमें कैसी लगेंगी? बोलो, रेस्ट में लगेंगी। हम ट्रेन में हैं, ट्रेन बहुत तेज स्पीड से जा रही है, लेकिन हमें ट्रेन के अंदर की सारी चीजें कैसी लगेंगी? रेस्ट में लगेंगी। तो एक कंपैरिजन है, जैसे इस मार्कर को तुम क्यों कह रहे हो रेस्ट में? क्योंकि तुमने इसे दीवारों के कंपैरिजन में, मेरे कंपैरिजन में, अपने कंपैरिजन में इसकी पोजीशन को जब तुमने नोटिस किया तो देखा इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो दिस इज द प्राइमा फेसी इंप्रेशन। प्राइमरी इंप्रेशन आदमी के दिमाग में यही बैठा होता है कि अगर किसी चीज की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है उसके लिए तो वो कहता है कि ये बॉडी मोशन में है, और अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है उसके लिए तो वो कहता है कि वो बॉडी रेस्ट में है। तो मोशन एंड रेस्ट आर द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। मोशन और रेस्ट जो है वो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, एक अकेले की खेती नहीं है, एक अकेले का वो नहीं है इसमें ज्यूरिसडिक्शन, ये दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्वर की भी और ऑब्जेक्ट की भी। और कोई भी चीज परफेक्ट, मतलब मोशन और रेस्ट की अगर हम बात करें तो मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव टर्म्स, दे आर रिलेटिव टर्म्स। जो बॉडी मेरे लिए रेस्ट में है तुम्हारे लिए मोशन में हो सकती है। हम सब एक दूसरे के लिए रेस्ट में है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन मंगल ग्रह से कोई हमें देख रहा है, चांद से कोई हमें देख रहा है, तो उसके लिए हम घूम रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू काइनेमेटिक्स। ये हमारे जहन में बस गया है। ट्रेन पे बैठते हैं और दिल्ली के लिए बैठे, हर अगले स्टेशन में पूछते हैं भैया दिल्ली आ गया क्या? जैसे तुम ट्रेन पे बैठे तो दिल्ली चल दिया था वहां से। अरे भैया ऐसा थोड़ी हुआ था कि तुम ट्रेन पे बैठे हो दिल्ली चल दिया वहां से, ऐसा हुआ था क्या? नहीं। लेकिन हमारे जहन में बैठा, क्यों? हम ट्रेन पे बैठ गए, हमारी दुनिया, हम जिस दुनिया में है हमने वो दुनिया कैसी मान ली? रेस्ट में मान ली। तो हमारे दिमाग में यही आ गया, साइकोलॉजी, बोलने की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, जिसमें हम साइंटिफिक एक्यूरेसी को इतना महत्व नहीं देते हैं, उसमें हमने क्या कह दिया? भाई दिल्ली आ गया क्या? तो that is what happens. So motion and rest are not absolute, they are relative terms, number one. Number two, motion and rest are the combined properties of observer and object. Observer और object दोनों की combined property है, motion भी और rest भी। और motion और rest को define कैसे करते हैं? अगर किसी body की position, किसी object की position किसी observer के लिए टाइम के साथ चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में कहलाएगा। तो द प्राइमरी थिंग इज पोजीशन। द प्राइमरी थिंग विच डिटरमाइंस दैट वेदर अ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वर इज पोजीशन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो पोजीशन को चेंज होना पड़ेगा। पोजीशन का वेरिएशन हम देखेंगे किसके साथ? टाइम के साथ देखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये जो पोजीशन है इसको भी यार, जैसे मान लो मैं इस बोर्ड पे अगर एक पॉइंट रख दूं और इस पॉइंट की पोजीशन में 4 लोगों से पूछूं, एक ऊपर लटका हुआ है, एक नीचे लेटा हुआ है, एक इधर दाएं है, एक इधर बाएं है, तो क्या 4 लोग इसकी पोजीशन को अलग अलग तरीके से बताएंगे? भाई मेरे लिए राइट में, मेरे लिए लेफ्ट में है, मेरे लिए डाउनवर्ड्स है, मेरे लिए अपवर्ड्स है। बोलो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो वी नीड यूनिफॉर्मिटी। फिजिक्स में ऐसे काम नहीं चलता। अपने अपने घर में फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, आइडियाज का एक्सचेंज होता है। तो पोजीशन को बताने का भी एक यूनिवर्सल तरीका होना चाहिए, जिस तरीके में कोई भी आदमी अगर इस बॉडी की पोजीशन को बताए तो एक ही पोजीशन बताए, सेम पोजीशन बताए।
तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि मैं इस साइड को मान लूं y एक्सिस बोर्ड की, और इस वाली साइड को क्या मान लूं x एक्सिस, और फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं एक, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं एक। अब ये लेंथ नाप लूं से दिस लेंथ इज x, और ये लेंथ नाप लूं से दिस लेंथ इज y। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहती है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y इन 2 डायमेंशन, और 3 डायमेंशंस में अगर हम मेजर कर लें तो x, y, z। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, और इन कोऑर्डिनेट्स को इस पर्टिकुलर सिस्टम में कोई भी बताएगा, कोई भी, तो यही बताएगा x, y ही बताएगा। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तुमने पढ़ा होगा यार कभी ना कभी, तो इसमें जो इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है x, y, और ये यूनिवर्सल तरीका है, यूनिफॉर्म तरीका है। तो ये जो x, y एक्सिस है, ये जो x, y, z से बना हुआ हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं इसको, बोलो, इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक मैथमेटिकल टूल है। बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स हमें इस चैप्टर में डिस्कवर करने हैं। वेक्टर्स पढ़ेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स, जिंदगी भर जब तक फिजिक्स है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत डेली लाइफ से बहुत कनेक्टेड है वेक्टर्स। कैलकुलस, आई एम वेरी प्राउड टू से, बहुत गर्व होता है मुझे, न्यूटन साहब ने ही, न्यूटन बाबा ने ही कैलकुलस की डिस्कवरी, ही बीइंग अ फिजिसिस्ट, ही हैड साइमल्टेनियसली, देयर मे बी सम मैथमेटिशियंस, कुछ मैथमेटिशियंस ने भी करी है, लेकिन फिजिक्स के फील्ड में न्यूटन हैज द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग कैलकुलस। और कैलकुलस को उन्होंने क्यों डिस्कवर किया? बिकॉज कैलकुलस से हमारी बहुत सी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आसान हो जाती हैं। तो इस यूनिट में हम कैलकुलस को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे, 1-2 दिन में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कैलकुलस को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। और तो मैथमेटिकल टूल्स, सी, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को बोलने के लिए जो भाषा चाहिए वही भाषा है मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो फिजिक्स गूंगी हो जाएगी। फिजिक्स गूंगी है मैथमेटिक्स के बिना। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो लेट्स सी, तो इसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं इसको, बोलो? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम से पता चल रहा है, रेफरेंस लेना है किसका? कोऑर्डिनेट एक्सिस का। क्यों लेना है? पार्टिकल की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। जैसे हम कहीं किसी से मिलने जाते हैं, किसी नई जगह जाते हैं, सोचते हैं हमें कोई रेफरेंस मिल जाए, कोई जानने वाला मिल जाए, तो उससे हम अपनी कहानी आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहां पर भी इस पार्टिकल की ये अनजान एक पॉइंट मैंने इस बोर्ड पे रख दिया था। इस पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए मैंने सहारा लिया इस एक्स एक्सिस का और इस वाई एक्सिस का। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने एज्यूम कर लिया, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ये रहेगा, ये एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर एक्स, वाई। सो दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस मैथमेटिकल टूल which will help us in determining the position of a particle, in the determining the position of a point, will be known as frame of reference। और आगे चल के नेक्स्ट यूनिट में तुम्हें बताएंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसकी चर्चा अभी नहीं करनी है हमें, ये हम लोग अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अगली यूनिट में डिस्कस करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बात समझ में आ गई आज की हमारी। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स की जो ब्रांच हम डिस्कवर कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स, 2 एंगल से देखेंगे काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स is that branch of mechanics which deals with the study of motion without knowing its cause। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे तुम कि मोशन क्यों हुआ, मोशन किसने कराया, मोशन कैसे हुआ। ये सारे क्वेश्चंस हम अगले चैप्टर में डील करेंगे, अगली यूनिट में डील करेंगे। इस यूनिट में मोशन की बारीकियां, माइन्यूट एनालिसिस, पोजीशन कितनी चेंज हुई, पोजीशन इनिशियल क्या थी, फाइनल क्या थी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के तरीके, रास्ते क्या थे,
कितनी देर में पहुंचे, कितनी स्पीड से पहुंचे, जल्दी पहुंचे, देर में पहुंचे, ये सारे क्वेश्चंस इस यूनिट में कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो भैया पहली बात हमें समझ में आ गई इसके बाद कि मोशन और रेस्ट दोनों ये रिलेटिव टर्म्स हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। कोई चीज जो मेरे लिए रेस्ट में है तुम्हारे लिए मोशन में हो सकती है, और कोई चीज जो मेरे लिए मोशन में हो तुम्हारे लिए रेस्ट में हो सकती है। इसके लिए हमें उसे कंपेयर करना पड़ता है सराउंडिंग से, और हर जगह सराउंडिंग्स नहीं होती, इसलिए हमने बात की फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक मैथमेटिकल टूल है, जैसे हमारा जो सबसे पॉपुलर टूल है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम चूज करेंगे हर जगह अपना लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसी का इस्तेमाल हम ज्यादातर करने वाले हैं तुम्हारे लेवल पे। तो इसके रिस्पेक्ट में जो हम कोऑर्डिनेट्स असाइन करते हैं किसी पार्टिकल को, किसी पॉइंट को, तो उसे कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ मैथमेटिकल टूल used to determine the position of an object। अब पोजीशन डिटरमाइन करना क्यों जरूरी है? बोलो बोलो भैया, परेशान तो नहीं हो? बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया मैंने? समझ में आ रहा है? आ रहा है तो फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। तो पोजीशन अगर चेंज होगी टाइम के साथ में, अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगी ऑब्जर्वर के लिए किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर किसी पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, तो दैट पॉइंट, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन फॉर दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो रेस्ट में। बात समझ में आ गई? चलो भाई और आगे बात करते हैं थोड़ी सी। एक और कॉन्सेप्ट मैं दूंगा इस चैप्टर में, पॉइंट मास। हमारी तो ज्यादातर स्टडी होगी, उसमें हम बात करेंगे पॉइंट मास की। मास हमारा हीरो है 11th का, 12th का हीरो होता है चार्ज। हमारी पूरी 11th की फिजिक्स जो है दैट इज सेंट्रलाइज्ड अबाउट मास। जो भी चीज होगी, मोशन होगा किसका होगा? मास का होगा। ऑब्जेक्ट होगा किस, उसमें क्या होगा? मास होगा। मास तुम्हें पता है मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। तो पॉइंट मास क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट मास? तो देखो भाई, हम अपने अर्थ को, सन को, सब तुम्हारे पेपर में समा जाएंगे। यही छोटा सा सन बनाओगे, इसी के चारों अर्थ भी रिवॉल्व करेगी। ग्रेविटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे, जुपिटर, सैटर्न सब कॉपी में बन जाएंगे। पॉइंट मास मान लेंगे इनको। क्या मान लेंगे? पॉइंट मास। तो पॉइंट मास क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सपेंशन, उसका साइज, उसकी डायमेंशंस दूरी के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, जिस दूरी पर हम उसका इंपैक्ट निकालना चाहते हैं, जिस दूरी पर हम उसके इंपैक्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसे पॉइंट मास मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पॉइंट मास। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसे पॉइंट मास नहीं मानेंगे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं। एक कार है और वो कार बरेली से यहां से दिल्ली जा रही है। तो बरेली से दिल्ली के जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में कार की लेंथ क्या है? नेग्लिजिबल है। तो कार विल बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास व्हेन वी विल रिप्रेजेंट इट। जब हम पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं पर डायग्राम बनाएंगे, कहीं पर कोई मैप बनाएंगे, तो हम उसमें कार को एक पॉइंट मास की तरह शो कर सकते हैं। लेकिन जब वही कार एक पोल को क्रॉस कर रही है, एक बिजली के खंबे को क्रॉस कर रही है, इन दैट केस वी कैन नॉट रिप्रेजेंट कार एज अ पॉइंट मास। क्यों? कार की जो लेंथ है दैट इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ द पोल। तो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट कार एज अ पॉइंट मास। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास। कल के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे हम लोग और पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। आज हमने केवल पोजीशन की बात की, कल हम और पैरामीटर्स लेकर के आएंगे काइनेमेटिक्स के। जैसे पढ़ रखे होंगे तुमने क्लास 9 में, रिवीजन लगेगा, जल्दी जल्दी करेंगे। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं ये मोशन के जो हमें डिस्कस करने अगले लेक्चर्स में हम इनको लेकर के चलेंगे। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन देंगे। तो टिल देन स्टे फिजिक्सिफाइड एंड कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग और सब्सक्राइब जरूर करो अगर पसंद आया हो तो। स्टे फिजिक्सिफाइड एंड कीप प्लेइंग द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स।